दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीम्स में से एक है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यही टीम टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर तक पिछड़ चुकी थी। और इसके पीछे की जो मुख्य वजह थी वह यह कि मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि भारतीय टीम के कप्तान थे, उनका मैच फिक्सिंग जैसे आरोपों में फंसना और उनके बाद से भारतीय टीम की कमान सौंपी गई सौरभ गांगुली को। और फिर अपने शांत स्वभाव और शानदार कैप्टेंसी के दम पर दादा ने भारतीय टीम को 8वें से दूसरे पायदान पर पहुंचा दिया। और जो टीम पहले ड्रॉ करने के लिए खेलती थी, अब वह मैच जीतने के नजरिए से मैदान पर उतरने लगी। और दोस्तों, ना ही सिर्फ टेस्ट में बल्कि ओडीआई में भी सौरभ गांगुली के ही नेतृत्व में 2003 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक का रास्ता तय की थी। और अभी हाल ही में दादा का नाम इसलिए भी काफी चर्चे में है क्योंकि उन्हें बीसीसीआई प्रेसिडेंट के तौर पर चुन लिया गया है। और अपना पदभार संभालने के साथ ही सौरभ गांगुली ने कई सारे बड़े फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं, जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के साथ डे नाइट टेस्ट मैच खेलने का भी डील कर लिया। और इस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच की लोकप्रियता को बचाने के लिए जरूरी कदम भी उठाया है। हालांकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दादा, प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर, महाराजा और गॉड ऑफ द ऑफ साइड जैसे कई सारे नामों से पहचाने जाने वाले सौरभ गांगुली की पूरी कहानी कि किस तरह से भारतीय टीम के इस कप्तान ने टीम को सिखाई दादागिरी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जुलाई 1972 से, जब कोलकाता में सौरभ गांगुली का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम चंडीदास गांगुली है और माँ का नाम निरुपमा गांगुली। और दोस्तों, वैसे तो सौरभ गांगुली को शुरू से ही आर्थिक समस्या से कभी भी नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि सौरभ के पिता अपने समय में शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक हुआ करते थे और उनका फ्लोरिशिंग प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ कारोबार था। इसके अलावा सौरभ की फैमिली में उनका एक भाई भी है जिसका नाम स्नेहशीष है और वह भी बंगाल क्रिकेट टीम में एक जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं। हालांकि नेशनल टीम में खेलने का उन्हें कभी भी मौका नहीं मिल सका। वैसे बचपन में अगर देखा जाए तो अपने भाई को देखकर ही सौरभ के अंदर क्रिकेट में दिलचस्पी पैदा हुई, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे किसी तरह के स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था कि नेशनल लेवल पर खेलना इतना आसान काम नहीं होता है। हालांकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सौरभ लगातार क्रिकेट में अच्छा करते रहे और फिर उनके भाई ने उनका मनोबल बढ़ाना भी शुरू कर दिया। और दोस्तों, वैसे तो गांगुली शुरुआत में राइट हैंड बैट्समैन थे, लेकिन अपने भाई का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज करने के लिए वह लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने लगे और यहीं से लेफ्ट हैंड बैटिंग ही उनकी आदत पड़ गई। और फिर आगे चलकर जब घर वालों ने भी गांगुली के शानदार खेल को समझ लिया, तब वह भी उनका साथ देने लगे और 10वीं क्लास के दौरान उन्हें क्रिकेट कैंप में एडमिशन दिलवा दिया। साथ ही बेहतर प्रैक्टिस के लिए गांगुली के पिताजी ने इंडोर जिम और कंक्रीट विकेट तैयार करवा दिया। और फिर यहाँ पर भी गांगुली बहुत सारे मैच के अलग अलग वीडियोस देखकर खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए थे। और फिर ओडिशा अंडर 15 में शतक लगाने के बाद से गांगुली को सेंट जेवियर्स स्कूल क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया। और फिर यहीं से सौरभ को काफी कम उम्र में ही कप्तानी की बारीकियों को सीखने का मौका मिला। और फिर लगातार बेहतर करने के बाद से 1989 में गांगुली ने बंगाल की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया। और फिर घरेलू टीम के साथ रणजी में भी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद से उनका नाम भारत के नेशनल टीम के लिए भी लिया जाने लगा। और फिर इस तरह से 11 जनवरी 1992 को वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया। हालांकि अपने डेब्यू मैच में उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए और फिर इसके बाद से उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि हार ना मानते हुए उन्होंने घरेलू मैचों में वापसी करते हुए सबका दिल जीता। और फिर 1993, 94 और 95 के दौरान रणजी में रनों का अंबार लगाने के बाद से उनकी नेशनल टीम में इस बार मजबूत वापसी हुई। और फिर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 20 जून 1996 को सौरभ गांगुली को टेस्ट मैच में भी डेब्यू करने का मौका मिल गया और अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। और फिर इसी टूर्नामेंट के ही दूसरे मैच में भी जब वह मैदान पर उतरे तो फिर वहां पर भी शतक लगाकर उन्होंने यह संकेत सभी को दे दिया कि क्रिकेट के खेल में बंगाल टाइगर आ चुका है। और फिर इसी बीच इंग्लैंड का टूर खत्म होने के बाद से डोना रॉय से गांगुली ने शादी कर ली। और दोस्तों, वैसे तो दोनों परिवारों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन आगे चलकर सब कुछ सही हो गया। और फिर साल 2000 में जब टीम के कुछ खिलाड़ियों का नाम मैच फिक्सिंग के आरोप में आया, तब गांगुली को टीम की कप्तानी सौंप दी गई
हालांकि यह दौर भारतीय टीम के नजरिए से बहुत ही बुरा गुजर रहा था, लेकिन अपनी शानदार कैप्टेंसी में दादा ने टीम को एकजुट किया और हर मैच में ही जीत के मकसद के साथ उतरने लगे। और दोस्तों 2002 में लॉर्ड्स के मैदान पर जब इंडियन टीम ने नेटवेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराया था, तब गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपना जर्सी उतार दिया और यह मोमेंट आज भी खेल प्रेमियों के लिए गोल्डन मोमेंट है। इसके अलावा 2003 के वर्ल्ड कप में भी सौरव गांगुली ने ही भारतीय टीम का नेतृत्व किया और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई और इस तरह से वह शेरों की तरह कई सालों तक आगे भी खेलते रहे। और फिर आखिरकार 2008 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। हालांकि अब तक वह भारत के सबसे महान कप्तानों और खिलाड़ियों में अपनी गिनती गिनवा चुके थे और फिर एक खिलाड़ी के तौर पर भी रिटायरमेंट लेने के बाद से वह क्रिकेट से जुड़े रहे, जहां उन्होंने बंगाल क्रिकेट प्रेसिडेंट के तौर पर बंगाल के क्रिकेट को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। और अब 2019 में उन्हें बीसीसीआई का प्रेसिडेंट पद भी दिया जा चुका है और यहाँ भी हम यही उम्मीद करते हैं कि दादा अपने लीडरशिप स्किल्स को सही साबित करते हुए क्रिकेट को और भी बुलंदियों पर ले जाएंगे। आशा करते हैं कि